बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार और मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा हर्डल कामयाबी की तरफ जाने का है मईशत। और ये मैं पहले दिन से कहती रही कि जब भी हुकूमत आएगी, कोई नई हुकूमत आएगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उसके लिए मईशत संभालना एक ऐसा चैलेंज हो जाएगा जिससे शायद एक कोलिशन गवर्नमेंट निबदाजमान ना हो सके। ऐसा ही कुछ होता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। 16 मई से ऑनवर्ड्स पेट्रोल के ऊपर जो 1 लीटर के ऊपर सब्सिडी है वो तकरीबन 47 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है और हाई स्पीड डीजल के ऊपर 80 रुपये से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। यानी मसला ये हो गया है कि एक लीटर फ्यूल जो हर गाड़ी में डल रहा है वो हुकूमत की जेब पर शदीद किस्म का भारी पड़ रहा है। और इसके साथ साथ डॉलर की कदर के अंदर इजाफा, ऐसे लगता है कि डॉलर को पर लग गए हैं और अब हम बस आसमानों तक उसकी उड़ान को देख ही सकते हैं, कोई संभाल नहीं सकता, क्योंकि 194 पे डॉलर पहुंच चुका है और ये ऑफिशियल बात है। लेकिन मार्केट के अंदर डॉलर 200 से ज़्यादा का भी मिल रहा है कुछ जगह पर। अजीबोगरीब सी सूरत हाल है माशी तौर पर, और माशी तौर पर तो ये सूरत हाल है ही है, लेकिन सियासी तौर पर भी कोई सिचुएशन बेहतर नहीं हो रही। ऐसा लगता है कि एक तरफ इमरान खान साहब ने अपने जलसे और जुलूस के अंदर एक पॉइंट बना लिया है कि एट ऑल कॉस्ट अपने जो मुखालिफिन हैं उनको तो तनकीद का निशाना बनाना ही बनाना है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे लोगों को तनकीद का निशाना बनना है। और साथ ही ये भी बात वाज़े हो गई है कि इस्लामाबाद में, हर शहर में जाकर कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में आना ही आना है, उसके बाद क्या होगा nobody knows about that। और जैसे ही पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम आता है वैसे माशी अदम इस्तेहकाम बढ़ता चला जाता है, और जैसे ही हमारी पॉलिटिक्स के अंदर उतार चढ़ाव बढ़ता चला जा रहा है, सियासी पारा बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे मईशत का पहिया और रुकता चला जा रहा है। इसी हवाले से पहले सेगमेंट में आज के प्रोग्राम में और सेकेंड सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की। अपने लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के लिए। पहले और सेकेंड सेगमेंट के लिए हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में स्पोक्स पर्सन थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इकोनॉमिस्ट हैं जाने माने। डॉक्टर सलमान शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट तो हैं ही, साथ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आप तीनों का शुक्रिया। आखिरी सेगमेंट में हमारे साथ अकबर एस बाबर साहब मौजूद होंगे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर्स में से थे और अब फॉरेन फंडिंग केस के अंदर पिटिशनर भी हैं। वो क्या समझते हैं सियासी सूरत हाल किधर जा रही है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जरा मईशत के बारे में बात कर लेते हैं। मुजम्मिल हसन साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पर मईशत की सूरत हाल थी वो कुछ इस तरह से थी कि 2013 में डॉलर 98 पे था, 2018 में 124 पर था और उसके बाद अब 194 तक पहुंच गया। आप लोग जिस टाइम पर गए उस टाइम पे 170 180 तक पहुंच चुका था ऑलरेडी वो। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जैसे अब भी डॉलर संभल नहीं पा रहा, पेट्रोलियम प्राइसेस संभल नहीं पा रही, जीडीपी संभल नहीं पा रही, इन्फ्लेशन संभल नहीं पा रही है, डबल डिजिट के अंदर हम जा रहे हैं। तो क्या ये चीज़ आपके कंट्रोल में भी नहीं थी, इस हुकूमत के कंट्रोल में भी नहीं है? अगर पहले वो इंटरनेशनल कीमतों वाली मंतक थी तो इस हुकूमत के साथ भी वो इंटरनेशनल कीमत वाली मंतक चलनी चाहिए। शुक्रिया अनीका। जो है मैं थोड़ा सा टेक्निकल सी एक हल्की सी बात करूंगा, लेकिन बहुत जरूरी है क्योंकि टेक्निकल जवाब गुजारा नहीं है। देखिए, एक होती है रुपए की कीमत, जो मतलब डॉलर की कीमत अभी जैसे 194 कहते हैं नॉमिनल वैल्यू, यानी कि ये जो होती है रियल वैल्यू नहीं होती, ये एक नॉमिनल वैल्यू होती है। रियल वैल्यू हर चीज की एक रियल वैल्यू होती है, ठीक है। अब वो रियल वैल्यू को इकोनॉमिक्स टर्म में एक चीज कहा जाता है रियल एक्सचेंज रेट, REER, ठीक है। जो IMF, जो स्टेट बैंक और जो दुनिया के बहुत सारे लोग इस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से वो कहते हैं कि इसका जो हर वक्त जो है ना, ये 100 से नीचे होना चाहिए। तो जब हमने हुकूमत ली थी 2018-19 में, ये आपको डॉक्टर सलमान शाह भी इस पे व्यू जरूर देंगे और डॉक्टर फारूक भी, तो उस वक्त रीर जो था वो 127 था और डॉलर की कीमत थी 123। तो अगर उसको हम 95, 96 या 100 तक लेकर आते हैं तो उस वक्त असल उसकी कीमत होनी चाहिए थी 151 रुपए 95 पैसे। तो बेसिकली जो उस वक्त जब हमने गवर्नमेंट ली थी, ये जो अभी बात हो रही है सख्त फैसलों वाली, वो हमने सख्त फैसला किया और उसको जो है उसकी असल शक्ल पे
ठीक है, एक साल के अंदर अंदर 150 से ऊपर। और अभी आपने देखा होगा कि आज से ठीक एक साल पहले भी 152-53 इसका रेट था। आज की तारीख में रीढ़ के हिसाब से हमारा एक्सचेंज रेट जो है 180 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अभी जो 194 है ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से है, और इसको नालायकी में शुमार किया जाएगा, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वो मार्केट को कंफर्ट नहीं दे पा रही। तो ये 180 178 इसका रेट होना चाहिए। हाँ, ये बढ़ सकता है, अगले हफ्ते अगले महीने बढ़ सकता है, अगर हमारी महंगाई बढ़ जाए या हमारा तिजारती खसारा बढ़ जाए। राइट। तो ये इसकी एक मेन डेफिनेशन है। रहा सवाल जीडीपी का, एक सेकंड बस लूंगा। जीडीपी जो है तीसरे साल हमारी 5.6% थी। इस साल ये जो अभी खत्म होगा, 2 हफ्ते में इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, ये 6% क्रॉस कर रही है इस साल जीडीपी। तो पाकिस्तान की जो 3 हुकूमतें थी, पीपल्स पार्टी, नून और हम, किसी ने तीसरे और चौथे साल 5% प्लस जीडीपी नहीं दी। शुक्रिया। तो आप ये समझते हैं कि आपकी वैसे इकोनॉमिक जो सारी कारकर्दगी थी वो इस कदर अच्छी थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बेसिकली अनसर्टेनिटी क्रिएट की, इसकी वजह से गड़बड़ हो गई। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आप इस बात से अग्री करते हैं कि ये वाली हुकूमत इकोनॉमिक सर्टेनिटी नहीं डेवलप कर सक रही, इससे पहले के मामला ठीक चल रहे थे, कोई गड़बड़ नहीं थी? देखिए अनिका, इससे पहले आपने अपने इब्तदाइये में वो मईशत और सियासत का जो आपस में गठजोड़ बताया था, मेरा ख्याल है कि वो सामने रखना बड़ा जरूरी है। देखिए, इस वक्त दो बयानिए चल रहे हैं। एक तरफ तो बयानिया जो आप लेके बैठी हैं कि मईशत की बहाली कैसे होगी, और दूसरी तरफ जो पीटीआई इमरान खान साहब की पार्टी है और उनकी आला तरीन क़यादत है, वो खाना जंगी का बयानिया लेके बैठे हैं। अब एक ही वक्त में ये दोनों बयानिए, खाना जंगी का बयानिया और मईशत की बहाली का बयानिया, मैं समझता हूँ कि दे कैन नॉट को एग्जिस्ट। ये दोनों इकट्ठे पाकिस्तान के अंदर जिंदा नहीं रह सकते। एक दोनों में से एक बयानियों को दफन करना होगा। तो या तो खाना जंगी का जो बयानिया है उसको दफन किया जाए, और अगर उसको दफन करने में रियासत कामयाब नहीं होती तो फिर मईशत को जो है वो दफन करना पड़ेगा। देखिए, एक बात यह है कि 4 साल पीटीआई की पॉलिसीज के नतीजे में इस वक्त जो आपको मईशत के जितने भी इशारे नजर आ रहे हैं वो नतीजा है उन 4 साल की पॉलिसीज का। इसमें 13 अप्रैल को शायद हल्फ उठाया था जो करंट काबीना है, ये कहना कि 13 अप्रैल को और आज 16 मई हो रही है, ये सब कुछ उनकी पॉलिसीज के नतीजे में आ रहा है, तो इसमें कोई माशी हकीकत नहीं होगी। हकीकत ये है कि जो काबीना 13 अप्रैल को आई थी उसने किसी किस्म का कोई फैसला ही नहीं किया जो उनके डेबिट को जाता है। ना उन्होंने माशी महाज में कोई फैसला किया है, ना उन्होंने सियासी महाज में कोई फैसला किया है। देखिए, इतने संगीन किस्म के माशी प्रॉब्लम्स जो हैं मुल्क इस वक्त उनको फेस कर रहा है। और अनिका, इन माय प्रोफेशनल करियर इतने सीरियस इकोनॉमिक चैलेंजेस मैंने पहले नहीं देखे थे। और एक काबीना जो आई है, जिसको पता था कि वो किस ट्रबल में जा रही है, उनको हर माशी इशारिये का पता था, उन्होंने हुकूमत संभाल ली, लेकिन उन्होंने फैसला साजी कतई नहीं की जो करनी चाहिए थी। और फिर सियासी बुनियाद के ऊपर फैसला करना। देखिए, फरवरी की 28 तारीख को साबिक वजीर आज़म साहब ने जो फैसला किया था 10 रुपए की सब्सिडी देने का, उसका तकरीबन नुकसान आज 4 अरब रुपया रोजाना का हो रहा है, या 100 अरब रुपया महीने की बुनियाद पे। तो वो सियासी फैसला था, उसमें कोई माशी हकीकत नहीं थी। इसी तरह उस पॉलिसी को जो वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कंटिन्यू करने का फैसला किया है, वो भी सियासी फैसला है, उसमें भी किसी किस्म की कोई माशी हकीकत नहीं है। राइट। अच्छा, लेकिन डॉक्टर सलमान शाह साहब, अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी उसकी पॉलिटिक्स से इतनी ज़्यादा इंटरट्वाइंड हो तो पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर भी तो कोई सैनिटी होनी चाहिए ना, कोई डिसीजंस में भी सैनिटी होनी चाहिए कि आप ठीक है सियासत को मद्देनज़र देखकर रख कर अपने सियासी नताइज को मद्देनज़र रखकर भी अगर फैसले कर रहे हैं तब भी एटलीस्ट इतना फैसला तो हो कि वो सस्टेनेबल हो। या तो कोई फैसला सस्टेनेबल नहीं लगता। चलिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक गलती करके गई कि आखिरी दिनों के अंदर उन्होंने एक जाल बिछाया, और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने खुद मेरे सामने भी यही बात कही कि जाल बिछाया और ये हुकूमत उस जाल में फड़फड़ा रही है, टू बी प्रिसाइज यही अल्फाज थे उनके। तो अगर ये हुकूमत इस सियासी और इकोनॉमिक जाल में फड़फड़ा रही है तो निकलने का कोई बंदोबस्त क्यों नहीं कर रही है? इतने हफ्ते गुजर गए, कोई डिसीजन लेना बनता नहीं है क्या?
नहीं, आई थिंक ये हुकूमत फड़फड़ा रही है क्योंकि इन्होंने जो पॉलिटिकली एक्शन लिया, सबसे पहले तो नो कॉन्फिडेंस मूव जिस दिन आई है उस दिन आप देख लें पाकिस्तान के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स एकदम शूट अप किए, डबल हो गई उसका रेट। उसी दिन से आज तक पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉन्ड्स स्लाइड कर रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। आपकी जो असेसमेंट है मार्केट्स में वो यही है कि आपका कोई नोबडी इज इन चार्ज। ये बिल्कुल बात गलत है कि ये पीटीआई की वजह से ये कुछ हो रहा है। ये नो कॉन्फिडेंस मूव को आप ट्रेस कर लें पॉइंट बाय पॉइंट, उस दिन से ये काम हो रहा है। उस दिन के बाद ये आपके रिस्क प्रीमियम जो मुजम्मल बात कर रहा था वो बहुत ऊपर चले गए। इस वक्त हालत ये है कि आज अगर आप जाएंगे अपने बॉन्ड्स को रीफाइनेंस करने तो कोई नहीं करेगा। इसलिए ये फैसले लेने बहुत ज़रूरी हैं। आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा और जो नैरेटिव पीएमएलएन ने बनाया था इनकॉम्पिटेंस का, और ये इस पिछली हुकूमत के उनको तो आता ही कुछ नहीं, हम आएंगे हम सब कुछ ठीक कर देंगे, अब उनको उसके दिन उस नैरेटिव के ये विक्टिम हो चुके हैं। नहीं अब डॉक्टर साहब, मिफ्ता वो नहीं आए ना, बहुत सारे लोग आ गए, अकेले वो नहीं आए। अकेले नहीं आए तो वो उनको पता था अकेले नहीं आना, और वो उन्होंने ये सारा प्लानिंग जो करके लेके आए तो उन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि आगे चल के हम क्या करेंगे। और ये इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं अनफॉरगिविंग है। राइट। सो इसके लिए आपको नंबर 1 ये है कि अब आपने ये कड़वे घूंट भरने पड़ेंगे। आईएमएफ प्रोग्राम को इमीडिएटली इनको जाके, बल्कि जब मिफ्ता साहब वॉशिंगटन गए थे इनको वहां पे ये काम करके आना चाहिए अच्छा, था। कुछ और चीजें जो करनी चाहिए डॉक्टर साहब, साहब उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं जरा ब्रेक की तरफ जाऊं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर सोल्यूशन की भी बात करेंगे कि क्या ये गवर्नमेंट इतनी अनसर्टेनिटी के साथ कोई मुश्किल कड़वे घूंट ले सकती है या नहीं ले सकती इकोनॉमी के हवाले से। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे मसाइल और हल बहुत कम। फरूख सलीम साहब, जब डॉक्टर सलमान शाह साहब फरमाते हैं कि ये तो बेसिकली मसला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है और वहाँ से बेसिकली ज़्यादा इश्यूज स्टार्ट हुए, फिर रेमिटेंसेस भेजना ना भेजने की बात की ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ने, तो मसला तो फिर ऐसे आएगा। डू यू थिंक कि ये गवर्नमेंट इसका कोई सद्देबाब कर सकेगी, कंसिडरिंग हाथ बड़े बुरे तरीके से बंधे हुए हैं? एंड पता था इस हुकूमत को कि जब हुकूमत आएगी तो इसी तरह की हुकूमत आएगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो गैर यकीनी की फजा है जो पिछले 1 महीने से चल रही है, और उसमें वो जो हम कहते हैं इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, यानी कि सरमायाकारों का जो एतमाद है, वो आपने देखा होगा कि जब भी पीएमएलएन की हुकूमत आती है तो एकदम वो सरमायाकार फील करते हैं कि देयर इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, एक वो झोंका उनको ताज़ा हवा का नजर आता है। और वो आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने जब हल्फ उठाया उसके कुछ ही दिनों के अंदर 1700 पॉइंट मार्केट चढ़ गई थी, रुपया जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो गया था डॉलर के सामने। अब पिछले मैं महसूस कर रहा हूँ कोई 3 हफ्ते से वो जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो स्लिप होता नजर आ रहा है। मुसलसल जो है वो मार्केट गिर रही है और मुसलसल जो है वो रुपया जो है वो वीकन हो रहा है। तो अब समझिए कि शायद पाकिस्तान की तारीख में ये शॉर्टेस्ट हनीमून था वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को जो मिला। कोई 1 हफ्ता चला वो हनीमून, उसके बाद अब ये लग रहा है कि वो जो हम कहते हैं कि कलेक्टिव विजडम ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी कि इज्तमाही हिकमत जो है सरमायाकारों की, वो नेगेटिव में जा रही है। उनका जो परसेप्शन है वो कुछ नेगेटिव हो रहा है। और उसके नतीजे में क्या होता है कि अगर सरमायाकार जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट रोक लेता है तो फिर उसके बाद आप सोचिए कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, तो फिर डॉक्टर फरूख सलीम साहब, क्या इसका मतलब ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए दूसरी हुकूमत लेकर आना एक गलत डिसीजन था इस टाइम पर इकोनॉमिकली? वो तो उस पे इकोनॉमिकली देखने से ज्यादा
बेहतर यह है कि लीगली देखा जाए क्या वो लीगली ठीक था या लीगली गलत था। इकोनॉमिकली मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई की हुकूमत रह भी जाती तब तो भी ये होता। जिस किस्म के सामने इशारे आ रहे हैं शायद इतने ही बुरे उनके दौर के दौरान भी उनके दौरानिए में भी होते। सही। लीगली वो करेक्ट था। दुनिया भर में जो है वो जब वजीर आजम अपनी मेजोरिटी खो बैठता है, यानी कि बरतानिया में आप देख लें जब वजीर आजम मेजोरिटी खो बैठता है तो फिर नया वजीर ठीक। आजम आ जाता है। सही। जापान में तो पिछले लीगली सालों इट में इज शायद करेक्ट बट इकोनॉमिकली वी हैव डाउट्स ऑन दैट। अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, इस गवर्नमेंट को फौरी तौर पर 3 क्या ऐसे इकदाम लेने चाहिए जो होंगे तो कड़वे घूंट, लेकिन लेना अब लाजिम व मलजूम हो गया अगर इकोनॉमी को सीधा स्ट्रीमलाइन करना है? डॉक्टर सलमान शाह साहब, डॉक्टर साहब आपका ये माइक जो ऑफ है। जी जी जी। ये जो बात फरक ने की है, देखें मार्केट्स को लीगल के साथ इतना ताल्लुक नहीं है, मार्केट्स देखती हैं कि परफॉर्मेंस क्या होगी। अब जाहिर है कि मिडल ऑफ एन इंटरनेशनल क्राइसिस यूक्रेन की जंग की वजह से कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो खिसक गई हैं, एनर्जी प्राइसेस आसमान पे जा रही हैं, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अमेरिकन जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है, बहुत सी चीज़ें इंटरनेशनली हो रही हैं। उस वक़्त पे जब आप हुकूमत चेंज करते हैं, नई हुकूमत को बड़ा टाइम लगता है अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए। उनको उनके वजीरों को तो पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ये तो नहीं है कि कोई शेडो कैबिनेट होती है और कोई बड़े थिंक टैंक्स बैठे होते हैं जो करते हैं कि जी हम जब गवर्नमेंट में आएंगे तो हम ये काम करेंगे और पहले दिन से वो काम करना शुरू कर देंगे। राइट। ऐसी बात नहीं है, कोई तैयारी के बगैर ये आए। उसके बाद मार्केट्स को समझ आ गई कि ये डिदर कर रहे हैं, इनसे डिसीजन मेकिंग नहीं होगी और पाकिस्तान की सिचुएशन पर्टिकुलरली ऑन दी एनर्जी साइड, करंट अकाउंट डेफिसिट के जो है मसले वो बहुत ज़्यादा हैं संगीन होते चले और गए और ये सही होते हुए वो भी नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर और साहब। ये इन्वेस्टर जो होता है, ये जैसे फरक ने कहा कि इन्वेस्टर तो इज लुकिंग आफ्टर कि ये व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक। दे आर लुकिंग एट द And they फ्यूचर। see no good right now. Dr. Salman Shah साहब, thank you very much. Dr. Farooq Salim साहब, thank you very much for joining me in the show. मुज़म्मिल असलम साहब इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे पाकिस्तान के मुआशी इशारियों के साथ। अब जरा सियासत की गुफ्तगू भी करते हैं। अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मईशत की बात करने के बाद कुछ सियासत की तरफ चलते हैं और सियासत में तो उतार चढ़ाव के अलावा हम लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा। बड़े महीने हो गए, पाकिस्तान के अंदर एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जहां सियासत में खलबली ना मची हो। ओवर द वीकेंड इमरान खान साहब ने एक धमाका किया कि उनकी जान को खतरा है और जान को खतरा अंदरूनी और बैरूनी दोनों साजिशियों की वजह से है। कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, एक वीडियो बना दी है उन्होंने। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन उस टाइम पर वो वीडियो रिलीज की जाएगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए शहबाज शरीफ साहब ने भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के ऑर्डर्स कर दिए हैं। राना सनाउल्लाह साहब को अलबत्ता शक है, वो कह रहे हैं कि ज़रा सबूत भी दे। एनी हाउ, इसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग केस भी कल इलेक्शन कमीशन में और हाई कोर्ट में लगा हुआ है। इसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ अकबर एस बाबर साहब मौजूद हैं जो कि फाउंडिंग मेंबर भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के बड़े करीब भी रहे, लेकिन इस फॉरेन फंडिंग केस में पिटिशनर भी हैं। बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। अकबर साहब, सबसे पहला सवाल, इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब फाउंडिंग मेंबर्स में से आप हैं, जब आप लोगों ने इसकी बुनियाद रखी, जब इसकी शुरुआत की, और आज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां चिंगाड़ रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है और किसी भी तरीके से मैं इस हुकूमत को नहीं मानता, इम्पोर्टेंट हुकूमत को नहीं मानता, बहुत सारे अलकाबात से भी वो बाकी लीडरान को नवाज रहे हैं, क्या वो पीटीआई और ये पीटीआई और वो इमरान खान और ये इमरान खान सेम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा दिलचस्प सवाल किया आपने। नहीं, मैं तो इस इमरान खान को जो आजकल देख रहा हूँ, मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको बिल्कुल नहीं पहचानता।
और ना ही ये जो तहरीक इंसाफ के नाम पे इस वक्त जो आपको जो शक्ल नज़र आ रही है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मसख शुदा शक्ल है। हम माशरे की इस्लाह के लिए हमने तहरीक इंसाफ बनाई थी। हमने जो तहरीक इंसाफ बनाई थी वो इस बड़े मकसद के लिए थी कि ये जो रिवायती सियासत है ये पाकिस्तान को एक मॉडर्न रिपब्लिक नहीं बना सकती। हमने इदारों को मजबूत करना था, हमने सिविलिटी यानी इखलाक लाने थे, हमने नौजवानों की तरबियत करनी थी, हमने नौजवानों के ज़बान पे गाली और हाथ में डंडा नहीं देना था, हमने पाकिस्तान की और बर्दाश्त करना था, हमने पाकिस्तान की मईशत को मॉडर्नाइज करना था, हमने पाकिस्तानी जो टैलेंट बाहर मौजूद है, जो इकोनॉमिस्ट हैं, यंग इकोनॉमिस्ट हैं बेहतरीन दुनिया के, मसलन बरतानिया का इस वक्त चीफ इकोनॉमिस्ट पाकिस्तानी निजाद है, हमने उनको पाकिस्तान के अंदर लाना था। मसलन हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि हम बाहर मुल्क में एक ट्रस्ट खोलेंगे, वहां पे वो पैसे जमा करेंगे और उन पैसों से जो टैलेंट है उसको फंड करेंगे कि वो पाकिस्तान आए, साल 2 साल रहे, सिस्टम को जंप स्टार्ट दें। देखिए डेंग सियाओपिंग ने जो मॉडर्न चाइना के एक रिफॉर्मर्स लीडर कहते हैं और ये जो सुपर पावर बनती जा रही है चाइना, उसके मॉडर्न आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने बड़ी लेट एज में चाइना की बागडोर संभाली। उन्होंने क्या किया? ही रीसेट द सेल्स ऑफ चाइना। वो किस तरह? उसने कम्युनिस्ट पार्टी को एक नर्सरी बनाई लीडरशिप की, जो सोसाइटी का बेस्ट टैलेंट है उसको अपनी सियासी जमात में लाए और पूरे सिस्टम चलाए, लाखों लोगों को अमेरिका भेजा, उनकी टॉप यूनिवर्सिटीज में उनको तालीम दी, अपने अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया। तो वो तो एक कंस्ट्रक्टिव, और वहां पे अब मैं आपको आता हूं आज के हालात पे। आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन आज भी इमरान खान साहब ने सवाबी के जलसे में बात करते हुए यही कहा कि देखें जी इदारे खराब हो रहे हैं, हम इदारों को सही करेंगे। हमने इदारों को खुला छोड़ा हुआ था, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होती थी या इंक्वायरी करनी होती थी तो हमने पूरी इजाजत दी हुई थी। उन्होंने कहा कि अब FIA के और 2 उनके अफसरान की एग्जाम्पल देते हुए कि उनको कोई मुबैना तौर पर ड्रग्स दिए गए, एक की वफात हो गई, एक को हार्ट अटैक हो गया, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि बाकी हुकूमतें खराब कर रही हैं, हम हैं जो ठीक करेंगे, पाकिस्तान को सही सिमत में लेकर आएंगे। क्या ऐसा आपको महसूस होता है कि कौन सा ऐसा रखना था कि इमरान खान साहब वो सारे ख्वाब नहीं पूरे कर सके पिछले 3.5 साल के अंदर, और अभी बात कर रहे हैं लेकिन वही वाली? देखिए मुकम्मल गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट को हार्ट अटैक हुआ, यहाँ पे उनको कोविड हो गया था, अगर आपको याद हो, वकार सेठ जिन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले दिए और बड़े ज़बरदस्त क्रेडिबल जज थे, तो इन्होंने कोई तहकीकात ऑर्डर की। जब इनके वजीरों ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को आग लगा देंगे, जब इनके वजीरों ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन जो है ऑन द टेक है, पैसे लेते हैं, जब ये खुद आज भी जलसों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहते हैं कि आप वो मुनसिफ हैं जो आप इस्तीफा दें क्योंकि हो सकता है आप मेरे खिलाफ फैसला दे दें, जिनको इन्होंने खुद तजवीज़ किया था, खुद नामजद किया था, तो क्या इदारे इस तरह मजबूत होते हैं? क्या नैब में उन्होंने कोई क्रेडिबल, जो कहते थे कि मैं एयर मार्शल अजहर खान जैसे एक क्रेडिबल शख्स लाऊंगा और फिर वो नैब अकाउंटेबिलिटी करेगा, क्या उन्होंने ऐसा कोई काम किया? क्या उन्होंने अपनी हुकूमत को, अपनी काबीना को नैब के दायरा इख्तियार से नहीं निकाला? क्या उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए सारा रूल नहीं किया? क्या उन्होंने पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल नहीं कर दिया? क्या उन्होंने जो कवानीन नाफिज करते हैं, जो कवानीन बनाए जाते हैं, जिसका इदारा पार्लियामेंट है, क्या उसको प्रैक्टिकली डिसफंक्शनल नहीं कर दिया कि मैं अपोजिशन से हाथ तक नहीं बढ़ाऊंगा? आप कौन होते हैं जो ये कहते हैं कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे? आपका फर्ज था, ये आईनी आपकी जिम्मेदारी थी, आपने ओथ ली थी। अगर आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम को चलाना है तो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट 2 पहिए होते हैं गाड़ी के, ये दोनों चलेंगे तो ये मामलात आगे चलेंगे। आपने तो 2014 से एक कॉन्फ्लिक्ट, एक इंतशार फैलाए हुआ है। पहले कहते हैं 4 हल्के खोलो, फिर उसके बाद कहते हैं 35 पंक्चर है, फिर उसके बाद ऑफशोर कंपनियों का आ गया। ये अलग बात है कि उनकी अपनी 32 साल की ऑफशोर कंपनी निकल आई। फिर उसके बाद जब इक़्तिदार में आई, यही कहते थे कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आपने क्या मेरे पर ये जो कहते हैं कि मुझे PTI के मुलाजमीन मेरे इस घर में मेरे सामने बैठ के मुझे कहते हैं कि आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। PTI के मुलाजमीन, खान साहब के करीब तरीन लोग, आपको कत्ल करने का इमरान खान साहब तो अपनी बात बिल्कुल। मैं यही हकीकत बता रहा हूं, मैंने तो ज्यादा वावैला नहीं किया। वो यहां आके मुझे बोलते हैं मैंने क्या किया। मैंने इंटीरियर सेक्रेटरी, फेडरल इंटीरियर सेक्रेटरी को खत लिखा, मैंने कहा ये लोग हैं, इन्होंने मुझे ये बताया है, इनके ये टेलीफोन नंबर है, आप तहकीकात कीजिए। मैंने क्या किया, मैंने इलेक्शन कमीशन में कौन लोग हैं जो कि आपके कत्ल की साजिश कर रहे हैं?
देखिए पीटीआई के मुलाजमीन ने मुझे बताया, उनके मैंने नाम दिए हैं, मैं उनका नाम लिख के इन राइटिंग दिया, मैंने इलेक्शन कमीशन में जमा कराया कि मेरी लाइफ को पीटीआई के मुलाजमीन के जरिए ये आया, ये हकीकत है, मुझे लाइफ को थ्रेट है और ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। पर मैं तो इस नीली छतरी के नीचे हूँ। खान साहब के पास तो अभी भी तकरीबन 200 जो गार्ड्स हैं, पुलिस है, फ्रंटियर कंस्टेबलरी कोर है, सारी प्रोटेक्शन है। तो मैं तो इस छतरी के नीचे मैं तो फिर भी वैसे ही बैठा हूं। मैंने अपना हक फर्ज अदा किया कि मैंने उसको डॉक्यूमेंट किया, मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया, तमाम नाम टेलीफोन नंबर सबके दे दिए कि भाई ये लोग आए थे, इन्होंने मुझे ये बताया, ये मैं आपके रिकॉर्ड में ला रहा हूं। बाकी मेरी जिंदगी अल्लाह मालिक, मैंने तो शोर नहीं मचाया। जिस तरह आप यू सरप्राइज बिकॉज आपको नहीं पता था, मैंने इसका ज्यादा वावेला नहीं किया। सो यू सी Imran Khan has failed as a leader. He has literally in 3.5 years ruined Pakistan. अब जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का कबाड़ा निकाल दिया है, अभी जिस पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान है इकोनॉमिकली वी आर ऑलरेडी सफरिंग अ लॉट। इसके साथ साथ एक चैलेंज ये बन गया कि इकोनॉमिक टर्मोइल के साथ साथ पॉलिटिकल टर्मोइल दैट एड्स टू द फ्यूल। इमरान खान साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, किस तरफ लेकर जा रहे हैं इमरान खान साहब? क्या हक सच पे खड़े हैं या फिर कहीं और किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं? नहीं, हक सच पे तो बिल्कुल नहीं खड़े ना, क्योंकि बरतानिया में पिछले 5 सालों में 3 हुकूमतें बदली हैं, उनकी अपनी सियासी जमात ने बदले हैं, तो उनके अपने मेंबर्स जो हैं अपने लीडर के खिलाफ हो गए, तो जाहिर है वो इकट्ठे हुए, उन्होंने सोचा, उन्होंने बहस की, उन्होंने मशवरा किया और उन्होंने एक मामलात ऐसे नहज पे ले गए कि उनको रिजाइन करना पड़ा। पार्लियामेंट में चेंजेस आई पाकिस्तान में, अगर ऑपोजिशन बैठी एक साथ और एक जगह बैठ के उन्होंने खुसर पुसर की और कहा कि हम इसको चेंज करना चाहते हैं, अगर उनके पास नंबर्स हैं, यही डेमोक्रेसी है, इसमें कंस्पिरेसी का क्या एलिमेंट है? इट्स जस्ट ही कांट टेक इट, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनको निकाला गया है। पाकिस्तान को ये खाई में गिरा रहे हैं। देखिए, याद रखिए कि पाकिस्तान में जो सियासी इंतशार है ये हमारी मईशत की तबाही की जड़ है, रूट कॉज है। और ये मईशत जो अब तमाम इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अगर ये हमारे हालात ठीक नहीं हुए, हमें कर्ज देने के लिए और जो सूद अदा करने की हमारी मईशत में ताकत नहीं रही तो हम डिफॉल्ट करेंगे। अगर हम डिफॉल्ट करेंगे तो हम श्रीलंका नहीं है। श्रीलंका एक मुल्क है जिसने डिफॉल्ट किया, जहां हुकूमत गिरी, जहां सड़कों पर इंतशार हुआ, जहां वजीर आजम का घर जला दिया गया। पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर पावर स्टेट। अगर खुदा ना खास्ता ये वो हमारे वो हालात हुए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बैठेगी, वो आपके इस न्यूक्लियर एसेट्स को सिक्योर करेगी। और चाइना ने वीटो नहीं किया तो हम पाकिस्तान की भूटान जैसी हैसियत रह जाएगी। ये देखिए लीडरशिप का, मैं आपको ये कंक्लूड करता हूं, लीडरशिप का काम क्या है? लीडरशिप का काम है मुल्क को आगे लेके जाना, मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डालना, मुल्क की मईशत को मजबूत। सियासत बिल्कुल चलती है, एक दूसरे को आप गिराते भी हैं, एक दूसरे की नफी भी करते हैं। अमेरिका की मिसाल ले रहे हैं, वहां कोई 2008 था ये, क्या मुझे सही याद नहीं है, उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस आए, AIG उनकी इंश्योरेंस कंपनी थी अमेरिका की सबसे बड़ी, वो हिल रही थी। बाकायदा सारे ऑपोजिशन और गवर्नमेंट रात व्हाइट हाउस में बैठते थे कई दिन। उन्होंने लेजिस्लेट किया कि बाकायदा स्टेट का टेक ओवर हुआ उन कंपनियों का। उन्होंने सहारा दिया, अपनी मुल्क की मईशत को सहारा दिया कि मुल्क की मईशत कोलैप्स ना कर जाए। आज वक्त है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान की मईशत को, लेकिन जब तक आप ये जो देखिए इमरान खान कहता है कि ये फैशिज्म जो करता है, ये जो कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दो, जिसको इसने खुद नामजद किया। क्यों? इसको खौफ है कि इसके खिलाफ शायद फैसला ना आ जाए फॉरेन फंडिंग का। कल भी हेयरिंग है, कल हाई कोर्ट में इसकी अपील भी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये फैशिज्म है, हमने अब फैशिज्म को टॉलरेट नहीं कर रहा, हमने इसको। अकबर अस बाबर साहब, कल क्या तवक्कुआत है आपकी इस फॉरेन फंडिंग केस में? लास्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ट इलेक्शन कमीशन में तो आई थिंक 5-6 दिनों से इन्होंने अपनी आर्गुमेंट्स दी हैं और वो जारी रहेंगी। अभी तक वो सब्सटेंस पे नहीं आए, यानी कि जो स्क्रूटनी कमेटी में जो तमाम मेरे इल्जामात साबित हो गए कि अकाउंट छुपाए गए, गैर मुल्कियों ने फंडिंग की, गैर मुल्की कंपनियों ने फंडिंग की। इमरान खान ने 11 अकाउंट्स को डिसओन किया, जिसको एक्चुअली वो दिसंबर 2012 में ऑपरेट कर रहा था। ये एविडेंस सब मुकम्मल झूठ बोला 15 मार्च को। सो another, they are dragging it। जहां तक हाई कोर्ट का ताल्लुक है, वी एक्सपेक्ट कि हाई कोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं, जाहिर है ये उनका स्वाबदीद है। उन्होंने 30 दिन का वो जो एक डेडलाइन था, तो आज शायद फैसला आ चुका था, वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। 12 सारा आंखों पे उनके फैसला। मैं सिर्फ इनसे ये इस्तदा करता हूँ आखिर में कि देखिए 7.5 साल हो गए, 180 हेयरिंग्स हो गई हैं, 50 के करीब एडजर्नमेंट मोशंस हो गई, 9 वकील बदल चुके हैं, 9 हाई कोर्ट में रिट पटिशन हो चुकी है।
मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूं कि क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, क्या मेरा कोई हक नहीं है? मैं तो सिर्फ फैसला चाहता हूं। मैं तो कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को फैसला करने दो और let's बस, see कि इसमें क्या आप होता है। कोई मजीद रुकावटें ना खड़े। लेट्स सी अकबर बाबर साहब क्या होता है। नवंबर 2014 से ये केस चल रहा है और उसके बाद स्क्रूटनी कमेटी ने भी अच्छे खासे 3 साल से अबाव लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो, बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू एंड डिस्कसिंग करंट पॉलिटिकल सिचुएशन विद यू एज वेल। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज नासिर।